ये रिटर्न के अंदर डॉक्यूमेंट्स हमें नॉर्मली चाहिए क्या क्या हैं, ये मैंने बेसिक डॉक्यूमेंट रखे हैं जनाब। अगर आप में से कोई थोड़ा सा कानून के साथ, इनकम टैक्स के रूल्स के साथ थोड़ा सा भी ताल्लुक़ रखता है तो रूल नंबर 29, 30 और 31, असल में ये 3 रूल्स आपको तफसीली बताते हैं कि किस किस्म की कंपनी हो, किस किस्म का बिज़नेस हो, किस किस्म का इदारा हो, किस किस्म के आपका इनकम का सोर्स हो, तो आपने किस किस्म का रिकॉर्ड रखना है। ये जो आप देख रहे हैं ये रूल नंबर सिर्फ 31 की बेस के ऊपर एक डिटेल्ड चीज़ बनी हुई है, क्योंकि जो बेसिक क्राइटेरिया मैंने अभी सिर्फ जो वीडियो बनानी है मैंने उसकी बेस पे बनानी है। रूल 29 और 30 की बेस के ऊपर वीडियोस में अलहदा और अलहदा बना दूंगा ताकि आपको वो भी समझ आ जाए, वो बिजनेसमैन से ताल्लुक़ रखती होंगी, कंपनी से रिलेटेड। तो जो बिजनेसमैन और कंपनी से रिलेटेड है वो 29 और 30 रूल पे रिलेटेड वीडियोस आपको सेपरेटली मिल जाएंगी। ये जो 31 जो रूल है इसकी बेस के ऊपर मैंने मिनिमम रख दिया है कि सैलरी के अलावा, सैलरी और उसके साथ में जो अदर हेड ऑफ इनकम्स हैं, मतलब आपके बिज़नेस को छोड़ के अदर हेड ऑफ इनकम के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं, वो सारी की सारी आपने उसका क्या रिकॉर्ड रखना है और क्या रिकॉर्ड्स आपने मुझे ला कर देने हैं, मुझे या किसी भी कंसल्टेंट को ला कर देने हैं। सॉरी, माजरत आदत पड़ जाती है ना जी वो अपने क्लाइंट्स को कहने की, तो मुझे या मेरे किसी कंसल्टेंट को ला कर देने हैं, वो ये होंगे। सैलरी है तो सैलरी सर्टिफिकेट ला कर देना, उसमें क्या होना चाहिए, सैलरी की डिडक्शन होनी चाहिए, सैलरी का टैक्स डिडक्टेड का अमाउंट लिखी होनी चाहिए, ये 2 चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए। ठीक है जी, ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया है। सैलरी का तनख्वाह का सबूत, सैलरी सर्टिफिकेट जिसमें तनख्वाह व टैक्स की कटौती वाज़ेह हो। अच्छा, इसी तरह प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बारे में भी क्या होता है। अच्छा, आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बेचने की कमाई नहीं होती जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी की रेंट की कमाई। प्रॉपर्टी दी, अगर कोई मार्केट के अंदर की दुकान थी जो देते हैं तो ठीक है जी, मैं प्रॉपर्टी रेंट दे देने तो तैयार हाँ, आपको मैं प्रॉपर्टी देने को तैयार हूँ, लेकिन जनाब अली मार्केट के अंदर ये अगर हम ज़मीन ये जगह देंगे हम किसी को, ठीक है, ये तो चलता कारोबार है, इसकी पगड़ी दें जी हमें, वो पगड़ी की अमाउंट, इसको फोरफिटेड डिपॉजिट भी कहते हैं, वो पगड़ी की अमाउंट है, वो भी अभी एक किस्म का रेंट है। ज़मीन खाली करने को तैयार है जी हम, हमें इतने पैसे दे दें, वो भी रेंट है, वो भी कमाई का हिस्सा है। ठीक है जी, ये ज़मीन हमारी चल रही है, ये हमारे पास फैक्ट्री है, इसके अंदर का सामान भी है और ये दोनों चीज़ें हैं, इसका इतना सामान और ये सामान आपको इस्तेमाल के लिए हम दे रहे हैं। ठीक है, ज़मीन जमा उसके ऊपर बिल्डिंग शिल्डिंग, ये भी रेंट ही है, ये भी प्रॉपर्टी की इनकम। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाला जो चीज़ें कहलाती है। अच्छा, अब इस चीज़ों के अंदर आपने रिकॉर्ड का संभाल कर रखना, हम यहाँ बात सारे रिकॉर्ड की करेंगे। ये रिकॉर्ड आपने अपनी फाइल में मेंटेन करके रखना है, ख़ास तौर पे ध्यान रखना है ये 6 साल का रिकॉर्ड है, आपने मेंटेन करके रखना है। आपने हर साल की फाइल अलग करके मेंटेन रखनी है, संभाल के रखनी है। कमिश्नर साहब के पास पूरा इख्तियार है, आपसे किसी भी सूरत ये रिकॉर्ड मंगवा कर चेक किया जा सकता है। ना हो ये रिकॉर्ड तो फिर वो बस क्या कर सकते हैं, वो आपकी कमाई बढ़ा देंगे, टैक्स घटा देंगे, फिर आप लिटिगेशन में हैं, फिर आप वकील साहब के आसरे हैं, फिर आप हर वक्त लिटिगेशन में फिर रहे होंगे। कारोबार छोड़ दें, फिर वकील साहब के साथ लग जाएं, हर वक्त आप फिर कमाई के ऊपर टैक्स के ऊपर चक्कर के अंदर घूमते रहें, रिश्वतें देते रहें, फिर चलता रहेगा सिलसिलाकार। सॉरी, चलें आगे आ जाते हैं जी। टेनेंसी एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, अगर आपने रेंट पे दी है तो आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर रेंट लिखा होगा, उसके ऊपर जगह का एड्रेस लिखा हुआ होगा, जिसको दिया उसका नाम लिखा होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होगा, किस डेट को दिया है, किस डेट तक है, कितना किराया कब बढ़ जाएगा ये लिखा होगा उसके ऊपर, कितनी टर्म की है ये लिखा हुआ होगा उसके ऊपर, किस तरीके से पेमेंट होगी रेंट की वो लिखा होगा उसके ऊपर, बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफ़र होने चाहिए क्रॉस चेक के ज़रिए से, वो लिखा होगा उसके ऊपर। ठीक है जी, और उसके बाद जब रेंट इंक्रीज़ हुआ नहीं इंक्रीज़ हुआ, दोनों का रेंट के ऊपर एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा जी, टेनेंसी टर्मिनेशन एग्रीमेंट ये बनता है, ये कई दफ़ा नहीं भी बनता, लेकिन दोनों ही सूरतों के अंदर जब पिछली टर्म एक्सटेंड नहीं हुई तो हम यही समझेंगे वो ख़त्म हो गई, तो अगला टर्म के लिए वो एग्रीमेंट बना होगा, ये एक्सटेंशन हुई होगी, दोनों का कोई एग्रीमेंट को सिग्नेचर को चीज़ हुई होगी। ठीक है जी, रसीट फॉर द अमाउंट ऑफ द रेंट रसीट, हम नॉर्मली यही कहते हैं कंसल्टेंट के सर बैंक में लें, क्रॉस चेक ले लें, ठीक है जी, या बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करवाएं। तो इस तीनों सूरतों के अंदर जो है वो कहलाएगा, हाँ जी हाँ, कमर्शियल बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है, आपका बिजनेस बैंक, आप किसी बिजनेसमैन को दे के बैठे हुए हैं अपनी प्रॉपर्टी रेंट के तौर के ऊपर, तो उसको क्या अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो आपने FBR के अंदर शो किया हुआ है उसमें जाहिर कर, उसमें डाले, किसी और बैंक अकाउंट में न डाल दे, पर्सनल से पर्सनल में न डालता रहे, यही सारा कुछ ही उधर लिखा हुआ है।
अच्छा जी, एविडेंस ऑफ डिडक्शन क्लेम इन रिस्पेक्ट। अच्छा, अगर आपने कोई कारोबारी अपने जो प्रॉपर्टी की तोड़ फोड़ के खर्चे लिखवाए हैं जी, ये वो ख़राब हो गई थी, हमने मोटर ठीक कराई है जी, हमने बिल्डिंग टूट गई थी इधर से ठीक करवाई है, हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है बिल्डिंग की, इंश्योरेंस की हमने दी हुई है, किस्त दी हुई है, हम उसका खर्चा शो करा के फिर आप उसकी जो है ना उसकी प्रॉपर्टी की जो रेंट है उसको आप कम करना चाहते हैं तो करें, आप कम बिल्कुल कर सकते हैं आप। लेकिन उस सूरतों में आपने इन सब की पेमेंट की, जितनी भी खर्चे किए हैं उसकी असल रसीदें और उसकी पेमेंट जिस तरह से की है बैंकों के ज़रिए से, मैं बार बार कह रहा हूँ बैंकों के ज़रिए से, क्रॉस चेक के ज़रिए से, वो सारे के सारे आपने संभाल कर रखने हैं। और वो आपके बैंक से नज़र आएँ या चेक के ज़रिए से नज़र आएँ या फिर आपके बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र नज़र आएँ आपके बिजनेस बैंक अकाउंट से, अगर आप बिजनेसमैन हैं, नहीं तो फिर आप आपके पर्सनल अकाउंट से जो कि आपने FBR में शो किया होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि FBR के अंदर अब आपके ऊपर जो है ना वो बेनिफिशियल ओनरशिप वाला भी आ चुका हुआ है। अगर आप कारोबारी हैं आपने बेनिफिशियल ओनरशिप वाला बताना है, वरना आपने अपना प्रोफाइल तो अपडेट कर दी है। माजरत खाऊँ जी, बहुत माजरत खाऊँ। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, अगर आपके पास आया है मुनाफा, ज़र का मुनाफा आ गया आपके पास, आपने ज़र का मुनाफा कमा लिया, बेहतरीन हो गया जी। आपके पास ही ज़मीन थी, आपने ज़मीन बेच दी, 2 साल रखी, 3 साल रखी, ज़मीन बेच दी, आपको उसके ऊपर मुनाफा आ गया। 15 मिलियन की ली थी, 25 मिलियन की बेच दी, 10 मिलियन का मुनाफा आ गया, आपको उसके ऊपर गेन आ गया। नए कानून के मुताबिक आपको रेट, आप मेरी कैपिटल गेन की पूरी वीडियो देख सकते हैं, उसके ऊपर आपको मैंने रेट कैलकुलेट करने सिखाया हुआ है कि अगर वो प्लॉट है तो वो 15% से स्टार्ट होगा, 2.5% के हिसाब से वो कम होता चला जाएगा। छठे साल के बाद वो उसके ऊपर से गेन ख़त्म हो जाता है। अगर वो बिल्डिंग है तो वो फिर आपको पता है कि वो फिर हमने 4 सालों में ख़त्म करनी है। 15% 7.5, 15% 10, फिर 7.5, फिर इस तरह से ख़त्म हो जाती है वो। और अगर वो फ्लैट है तो वो फिर 2 सालों में ख़त्म हो जाती है, 15, 7.5 और 0। तो वो इसी हिसाब से उसका गेन निकालेंगे। गेन निकालने के बाद आप उसका टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, जो गेन आएगा उसके ऊपर आप रेट लगाएंगे, टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो ये टैक्स कैलकुलेट होना है तो वो आपने देखना है एविडेंस ऑफ कॉस्ट, आपको पता लगेगा नहीं खरीदी कितने की थी, ख़रीदने की आपके पास लागत क्या, कोई ना कोई सबूत होना चाहिए कि ये आपने ख़रीदी इतने की थी। ये नहीं कि आप कह सकें कि जनाब वो तो हमने तो सर वो कैश में पेमेंट नहीं कंसिडर होती मेरे भाई। आपको वाया क्रॉस बैंकिंग चैनल या आपने पे ड्राफ्ट बनाया था तो बैंक से पेमेंट उसके बैंक के अकाउंट उस बंदे पे जिससे आपने ज़मीन परचेज़ की उसके नाम का वो आपने बाकायदा तौर पर जो क्रिएट होता है वो अपने पास रखना होता है। एविडेंस ऑफ डिडक्शन फॉर एनी अदर कॉस्ट क्लेम, आपने कोई रजिस्ट्री करवाई या आपने उसको ज़मीन को सीधा कराया या कोई उसके ऊपर ख़र्चा आया था वो आपने उसको रखा है हिसाब किताब, वो आपने सारा का सारा उसके ऊपर रखना है हिसाब किताब। तीसरी चीज़ जो आपने उसके हिसाब में रखनी है वो ये रखनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिपॉजिट ऑफ द कैपिटल एसेट्स। आपने कोई डिस्पोजल किया, डिस्पोजल के टाइम के ऊपर आपको उसके ऊपर कोई खंबा शंबा लगा हुआ था, आपने उसको डिसमेंटल किया, उसके ऊपर कोई 4 दीवारी हुई हुई थी जो उसके मालिक ने कहा जी ये हटवा के दें, कोई इसके ऊपर खुदाई हुई थी तो उसने कहा जी फिलिंग करवा कर दें। जो भी खर्चा उसके ऊपर आया उस ज़मीन को उसकी सेलेबल हालत में लाने के लिए अगर वो उसके ऊपर कोई खर्चा आया और आपने उसमें से मिन्हा किया है उसमें से उस गेन में से तो वो कर सकते हैं आप, लेकिन उसका सबूत आपके पास होना चाहिए। आगे आ जाते हैं, ये तीनों सबूत कागजी हैसियत में और उसकी पेमेंटों के सबूत वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाता है जी डिविडेंड। आपके पास शेयर्स हैं तो शेयर वारंट्स होंगे तो वो आपके सामने होंगे, और उसके बाद जो डिविडेंड आपको मिला होगा वो बैंक में आया होगा या आपको जो है वो कंपनी ने जो आपकी मैनेजमेंट कंपनी है, जो शेयर मैनेजमेंट कंपनी है वो आपको दे रही होगी। वो जिस तरीके से उन्होंने आपको जो उसका डिविडेंड शिफ्ट किया है तो उसका टैक्स भी काटा होगा और उसका सर्टिफिकेट ले लें। रॉयल्टी है तो रॉयल्टी का एग्रीमेंट होगा, रॉयल्टी के एग्रीमेंट का सर्टिफिकेट ले लें। अच्छा जी, उसके बाद उसके जो आपको बेनिफिट आया है वो भी देख लें। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट आपको काफ़ी जगह से आ सकता है, इस पर गौर कीजिए। अगर तो आपको बैंक से मिल रहा है तो सीधी सीधी बात है, बैंक तो टैक्स काट के देता है, बैंक से सर्टिफिकेट ले लें। अगर आपने कहीं और की इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसने आपका टैक्स काट के जमा करवाया है तो उसे सर्टिफिकेट ले लें। नहीं तो फिर एंड में ये याद रखिएगा कि प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर आपको खुद को टैक्स देना पड़ जाएगा। ये देख लीजिए इसके अंदर मामला, ये आपको अब खुद देखना होगा। अच्छा, इसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का आपको देख लीजिएगा जी, ये कि 5% अगले साल से हुआ, लेकिन पिछले सालों का वैसे के वैसे ये कानून, तो ये इस साल तक आपको इसका ख्याल करना पड़ेगा कि आपने देखना है कि आपका पिछले साल में कितना टैक्स कटा है, कितना कटना चाहिए था, वो आप सर्टिफिकेट ले लें बैंक से या सेविंग सेंटर से, और कितना कटना चाहिए था वो हम कैलकुलेट कर लेते होते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल के वो आपकी बकाया की पेमेंट बन जाती है।
ज़कात की डिडक्शन अगर हुई है आपकी। अच्छा, ज़कात के मामले में कुछ दोस्त मेरे बहुत परेशान होते हैं, ये ख्याल करें कि ज़कात हम जो हाथ से अदा करते हैं उसका हमारे पास सबूत कोई नहीं होता। अगर हम सबूत ले भी आएँ तो कानून उस ज़कात की पेमेंट को नहीं मानता। कानून कहता है कि ज़कात की पेमेंट को मैं सिर्फ उस सूरत में मानूंगा अगर वो ज़कात उन इदारों को अदा की जाएगी जो रजिस्टर्ड हैं अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, और वो इदारे FBR में जो लिस्ट बनी हुई है वो अंडर क्लॉज 61 है, जहाँ तक अगर मुझे मैं कमी नहीं याद कर रहा हूँ 61 है, और उसके अंदर वही आ जाता है शौकत खानम और इस किस्म के इदारे हैं। मैं इंशाल्लाह एक कोशिश करूँगा मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि आपको वो इदारे पता लग जाएँ, आइंदा के लिए आपको वो देना आसान हो। मैं ये नोट डाउन कर लेता हूँ कि ज़कात के लिए जो है मैं इदारे नोट डाउन कर लेता हूँ। ये एक वीडियो बना लेते हैं हम, ज़कात के लिए एलिजिबल इदारे, ज़कात के लिए एलिजिबल इदारों की मैं एक लिस्ट बना के मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो में, शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप काइंडली उसको अच्छी तरह देख लें। उस लिस्ट के इदारों को अगर आप अपनी डोनेशंस देते हैं तो वो डोनेशंस आपके यहाँ से टैक्स में काउंट होती हैं। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो ज़कात देते हैं उसको अल्लाह के यहाँ से तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, हुकूमत के यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। ग्राउंड रेंट, ये मैंने आपको बताया था जी, अगर आपने सब लीज कर दी है लैंड की या बिल्डिंग की, या आपने कोई कमाई है लैंड एंड बिल्डिंग को इकट्ठा करके किसी को दे के, तो ये कहलाएगी। इसके अंदर आपने लीज़ का एग्रीमेंट रखना है अपने पास और लीज़ का टर्मिनेशन एग्रीमेंट रखना है अपने पास। जैसे ऊपर मैंने आपको कहा ना, चीज़ों के एग्रीमेंट अपने पास रखने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, इसी तरह इनका भी अपने पास रखना है। एनविटी और पेंशन, ये जी एविडेंस ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। एनविटी एंड पेंशन से मुराद यही है कि अगर आपने पहले ले लिया, आपने वो गोल्डन हैंडशेक वगैरह ले लिया है या एनविटी ले ली है या आपने जो है वो पेंशन अपनी रिसीव की है, तो जो आपको मिली है वो आपको चेक की सूरत में मिली होगी। आप कोशिश किया करें इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स का जो है ना वो साथ ही फ़ोटोकॉपी भी करा लिया करें। वो आप अगर अपने पास रख लेंगे तो वो आपके पास एक सबूत की सूरत में भी हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप वो ना भी रखेंगे तो बैंक में जब डिपॉजिट होता है वो डायरेक्ट भी आ जाती है, तो वो जब डिपॉजिट होता है तो वो भी सब आ जाता है, तो उस सूरत में भी ये काम चल जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसका सबूत वो वहाँ से मिल जाता है। प्राइज़ मनी, प्राइज़ बॉन्ड, विनिंग ऑफ द रेफर, लॉटरी, क्रॉसवर्ड, यहाँ पे वो प्राइज़ बॉन्ड वाला मामला ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर प्राइज़ बॉन्ड वाला मामला हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। बाकी ये रेफर, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल, ये मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन आया था। एक हमारे यहाँ मोहतरमा थी, उन्होंने फ़ोन किया तकरीबन रात को कोई 7:30-8 बजे, और जी मैं फ़लाँ जगह से बात कर रही हूँ, मैं नाम लेना उनका मुनासिब नहीं समझता, शनाख्ती कार्ड मेरा नंबर ये है, तो आप मेहरबानी करें मुझे फाइलर कर दें। मैंने एक मोटरसाइकिल जीती थी, वो पता नहीं किसके शो से, ये जो टेलीविज़न पे शोज़ चलते हैं, तो उस पर मुझे इतना टैक्स देना पड़ रहा है, आपकी बड़ी मेहरबानी है, मुझे फाइलर कर दें। हमने कर दिया फाइलर। हमें उन्होंने कहा जी आप यूँ करें, मेहरबानी करें मेरा चलान भी भर दें। अब इस वक्त मेरे पास जो है ना कोई बाहर जाकर आपको ना फ़ीस भरने की मैं भर सकती हूँ, ना इस वक्त ना मैं आपका कोई चलान भर सकती हूँ, तो आप मेहरबानी करें भी भर दें, मैं सुबह इंशाल्लाह आपको भेज दूँगी। तो उनका इनाम भी निकला, फिर उनका हमारी तरफ से प्राइज़ बॉन्ड भी निकला। उसके बाद ना वो हमारा फ़ोन उठाती हैं, हमने तो कर दिया काम, और इस तरीके से हमारा नहीं, उनका प्राइज़ बॉन्ड हमारी तरफ से भी निकल आया। खैर, प्राइज़ बॉन्ड जो है वो इस तरीके से निकलते हैं। तो प्राइज़ बॉन्ड के ऊपर भी जो टैक्स वगैरह लगता है, और ये इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, जब आप इनकैशमेंट करवाने जाते हैं तो वो जब आपका वहाँ पर टैक्स कटता है और जो चीज़ें करते हैं, वो जो इनकैशमेंट सर्टिफिकेट आपको देते हैं और जो चीज़ें देते हैं वो आपने सारी संभाल कर रखनी होती हैं, वो आपने साथ ला कर देनी है, वो हम आपकी फ़ाइल में लगा देते हैं। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आपकी रिटर्न के साथ अटैच नहीं होना, कहीं पे भी, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं। इससे जो वर्किंग होनी है उसकी समरी वहाँ लिखी जाएगी, तो समरी करेक्ट होगी तो नोटिस कम से कम आएगा, अगर आ भी जाएगा तो जवाब दे देंगे। अगर नोटिस के अंदर वर्किंग गलत होगी या वर्किंग करते हुए जो हमने एजम्पशन सोची है
कि जी ये इस तरह है और ये इस तरह है, ये इस तरह है, और वो आप समझाएंगे ना हमें, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, वो हम उस दिन भी वहाँ समझाएंगे। और वो एजम्पशन शीट भी हम आपके बताने पे ही बनाएंगे कि जी ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है और ये चीज़ है। वो आप हमें समझाएंगे और हम उसके मुताबिक उसके अंदर कैलकुलेशन बनाकर समरी वहाँ लिख देंगे, बकाया फ़ाइल और वर्किंग हम आपकी फ़ाइल में रख देंगे और आपको दे देंगे कि ये लें जी, ये आपकी फ़ाइल तैयार है, ये इसके अंदर वर्किंग है और ये इसके अंदर सबमिट हुई हुई रिटर्न है। ये उठा के अपने पास रख लें, 6 साल में कभी पूछ लें, आपने रिश्वत नहीं देनी, ये फ़ाइल उठा के पास जाना है उनके पास, उनको कहना है देखें जी ये इसके अंदर हमने एग्जम्पशन ली हुई है, ये कानून था और ये इसके मुताबिक वर्किंग है, ये सारी उठा के समझ लें। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप हमें समझाएं, अगर हम में कहीं गलती और कमी है, और अगर हम ठीक हैं तो बराए मेहरबानी हमने जो वर्किंग जमा करवाई हुई है उसको पास करें और हमें जो है वो जाने दें और हमें जो है वो ठप्पा लगाएं जी हम बिल्कुल ठीक ठाक वर्किंग करके बैठे हैं। अच्छा जी, अगला जो हमने सबूत रखना है, प्रोविजन यूज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी को हम किसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसका अपने कोई एग्रीमेंट रखना है। लोन, एडवांस, डिपॉजिट और गिफ्ट, अगर हमने कोई लोन दिया है, एडवांस दिया है, डिपॉजिट दिया है या कोई गिफ्ट दिया है, इस सूरतों में भी हमने उसको डॉक्यूमेंट्री करना है। लोन दिया है तो बैंक के थ्रू दें, कोई एडवांस दिया है तो बैंक के थ्रू दें, कोई डिपॉजिट जमा करवाने लगे हैं तो चेक के थ्रू दें, कोई गिफ्ट दे रहे हैं अगर पैसों की सूरत में है तो चेक के थ्रू दें, बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू दें। तो इस तरह से चीज़ें दें ताकि इसको हम ट्रेस कर सकें। अब हम